जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बाह्यस्रावी तथा अंतरस्रावी ग्रंथि के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। उसी के बाद हम आगे चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे। आपको बताया था मैंने कि मैं सारी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने का कार्य करूँगा। तो आज हम बात करेंगे थायराइड, यानी इसको थायराइड ग्रंथि के अलावा इसको एक नाम और होता है जिसको हम अबूट ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? कहना सर जी अबूट ग्रंथि भी बोलते हैं। और यह थायराइड ग्रंथि जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन के लिए। किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है आप खुद देखेंगे और खुद समझेंगे और सच में कहेंगे कि नहीं सर, सच में वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड होता क्या है? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कहना सर जी थायराइड ग्रंथि। कौन सी? कहना सर जी थायराइड ग्रंथि। इसके बाद बात करें, यह गुलाबी रंग की होती है और यह एच आकार की होती है। अब्यूट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि कैसे रंग की होती है? कहना सर जी गुलाबी रंग की होती है और यह एच आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? कहना सर जी यह एच आकार की होती है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है। यह जो ग्रंथि होती है यह पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है। अब समझिएगा, मतलब पीयूष ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करती है। समझो थोड़ा सा, अधीन यानी कार्य नहीं करती है। इस ग्रंथि से थॉलरॉक्सिन, थाइरोक्सिल होगा ये, क्या? थाइरोक्सिल नामक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना, जो कि रक्त के चाप को यानी बीपी को नियंत्रित करता है। मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं कि बीपी क्या होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, यानी 120/80 की रफ्तार से आपका क्या घूमता है? कहना सर जी हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, ये क्या होता है? नॉर्मल रहता है, 120/80 की रफ्तार। अगर हम उसी में बात करें इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? कहना सर जी यह थायराइड ग्रंथि करती है। और आयोडीन की ग्रंथि से यह जो ग्रंथि होती है वह फूल जाती है और इस बीमारी को हम घेंगा या ग्वाटर कहते हैं। घेंगा आपने देखा होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते हैं पहले के टाइम पे क्या होता था? आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाता था पहले। क्या पत्थर वाला नमक खाया जाता था, बड़े बड़े ठोस वाला जो नमक होता था ना उसको खाया जाता था और उसको पीस लिया जाता था और उसी को हम सब्जी में यूज़ करते थे। लेकिन उससे क्या होती थी? आयोडीन की हमें कमी हो जाती थी और हमें थायराइड जो घेंगा होता है ना, घेंगा नामक एक बीमारी हो जाती है। ये गले में होती है, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे गला निकल आता है, फूल सा जाता है। एक बार और बात करेंगे हम इसकी, थायराइड ग्रंथि की। समझिएगा थायराइड ग्रंथि क्या है, समझो। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह गुलाबी रंग की होती है और इसका जो आकार होता है वह एच आकार की होती है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन नहीं होती है, पीयूष ग्रंथि के अधीन नहीं होती। वह कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के अधीन नहीं रहती है? कहना सर जी वह ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? कहना सर जी थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थाइरोक्सिन हार्मोन से निकलता है। कौन सा? थाइरोक्सिन नामक हार्मोन से निकलता है, जो कि रक्त को यानी बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है, एग्जामिनर इस प्रकार के से क्वेश्चन करता है कि बताइए बीपी को नियंत्रित कौन करता है? कहना सर जी बीपी को नियंत्रित करने के लिए थायराइड यानी अब्यूट ग्रंथि का कार्य होता है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, आयोडीन की कमी से हमें यह ग्रंथि क्या होती है? फूल जाती है। क्या होती है? या फूल या सूज जाती है। इस ग्रंथि को हम क्या, इस रोगों को क्या बोलते हैं? कहना सर जी इस रोग को हम घेंगा रोग बोलते हैं। क्या कहना? घेंगा या ग्वाटर, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं पूरी चीज़ें डिटेल से आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आप यह समझिए थोड़ा सा, आप देखिए, विचार कीजिए कि वह कौन सा रोग है जो हमें आयोडीन की कमी से होता है। कहना सर जी घेंगा। और घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है? कहना सर जी आयोडीन की कमी से। बीपी को नियंत्रित तो कौन करता है? कहना सर जी थायराइड या अब्यूट ग्रंथि। मैं आशा करता हूँगा कि आपको यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके आगे की बात करें तो समझिए पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, पैराथायराइड, इस ग्रंथि में रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की जो मात्रा होती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड
के ठीक पीछे होती है। जो ग्रंथि होती है थायराइड के ठीक पीछे होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? कहना सर जी इसकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। जो पैराथायराइड भैया जी होती है, यह ग्रंथि जो इस ग्रंथि में रक्त कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी इसको पैराथायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर जी इसको पैराथायराइड बोलने का कार्य करते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? यह 4 प्रकार की होती है। विद्यार्थी आपको बता दें, विद्यार्थियों देखो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं डेली क्लास लेता हूं और डेली आपको पढ़ाता हूं, और कहीं ना कहीं आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक में कमी कर देते हैं। मैं आपको बता दूं इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। क्या इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा? और ये फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा आपके लिए, बल्कि यह बैच तो उनके लिए है जो सच में एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं, इस बार जॉब को लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो भैया आप लोगों को पसीने से नहाना है, पढ़ाई के पसीने से नहाना है, आपको इतिहास बदलना है। और बता दूं मैं जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आएंगी। बड़ी बड़ी छोटी छोटी कामयाबी देख कर खुश मत होना, क्योंकि तुमने एक बड़ी कामयाबी का सोचा है। अगर आप छोटी कामयाबी में खुश होना प्रारंभ कर दोगे तो उस बड़ी कामयाबी तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। आपके लिए पता जी पता ये कोई नहीं पढ़ाता। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि की जो पार्ट है ना, ये कोई नहीं पढ़ाता, सब छोड़ देते। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो है ना वो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करे, और एग्जाम थर थर कांपे। क्या कहना है? एग्जाम थर थर कांपना चाहिए। इस प्रकार की भावना में लेते हुए आप लोगों को बहुत बेहतरीन सा कंटेंट देने का कार्य कर रहा हूं। आप समझिए पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है यह क्या करती है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। और जबकि थायराइड ग्रंथि की बात कर लें तो यह बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। किसको? कहना बीपी को नियंत्रित करती है। बीपी को नियंत्रित कौन करता है? कहना सर जी थायराइड। और जबकि कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कहना सर जी पैराथायराइड। और जो पैराथायराइड होती है थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? कहना सर जी इसकी जो संख्या होती है कहीं ना कहीं 4 होती है। इसके बाद बात करेंगे थाइमस। इसके अगर हम बात करेंगे थाइमस तो क्या होता है? यह बक्ष गुहा के, समझिए यह बक्ष गुहा यानी छाती में पाया जाता है। थाइमस जो होता है, देखिए भैया जी यहाँ समझिएगा, ये थायराइड है और ये थाइमस है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। आप समझिए जो थाइमस ग्रंथि है यह बक्ष गुहा यानी छाती में पाई जाती है, जबकि थायराइड ग्रंथि की बात करें तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। समझिए थाइमस जो ग्रंथि होती है बक्ष गुहा यानी छाती में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसका जो कार्य होता है वह प्रोटीन का निर्माण करना होता है। किंतु क्या कहना सर जी? किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। 15 वर्ष की अवस्था के बाद क्या करती है? कहना यह कार्य करना बंद कर दीजिए। देखो मैं आपको बता दूं 15 वर्ष से जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनके अधिक चांस होते हैं कि वह कुपोषण के शिकार ना हो सकें। इसीलिए हमारी जो ग्रंथि होती है इसको थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, जो कि छाती यानी बक्ष गुहा में पाई जाती है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। 15 साल तक यह निर्माण करती है, लेकिन 15 साल के बाद बच्चे अपने स्वास्थ्य का स्वयं ख्याल रख सकते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो भैया जी 15 साल के बाद यह अवस्था के बाद यह जो ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं यह कार्य करना बंद कर देती है। इसके बाद बात करें एडिनल ग्रंथि। एडिनल जो भैया जी जो ग्रंथि होती है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए एडिनल जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि को 45/3F कभी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यह भी कहते हैं यह आपातकालीन ग्रंथि होती है। आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं? कहना सर जी एडिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी हम कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, समझिए। आपातकालीन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? कहना सर जी आपातकालीन ग्रंथि को एडिनल ग्रंथि भी कहते हैं।
एडिनेल एडिनेल नामक हार्मोन से निकलता है। एडिनेल नामक हार्मोन से निकलता है। यह हार्मोन रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित यह भी करता है। यह बीपी को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन्स को लड़ो या मरो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लड़ो मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं इसको लड़ो मड़ो हार्मोन्स आखिर क्यों कहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा जोश आता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये लड़ो मड़ो का हार्मोन्स किस प्रकार है समझो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी आगे पढ़ाता हूँ ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसको लड़ो मड़ो हार्मोन्स क्यों करते हैं कहते हैं। सुनो, जीवन रक्षा हार्मोन्स भी इसको कहते हैं। अधिवृक्क से रेनिन हार्मोन्स भी निकलता है। रेनिन हार्मोन्स भी निकलता है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अधिवक्र तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं? यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। मैं आपके लिए एक विशेष सूचना यह देना चाहता हूं कि समझिए थोड़ा सा आप जो लड़ो मरो हार्मोन समझिए क्या होता है। आपको इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा तेज गुस्सा दिला देगा। लड़ो यानी जोश के साथ बहुत तेज आपको गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो इसको लड़ो मरो हार्मोन इसलिए भी करते हैं। और इसके अलावा जो बिल्कुल इतना जोश आ जाएगा, ताव आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। कहते नहीं खून गर्म है, खून गर्म ये होता है। वो कहता है लड़ो मड़ो हार्मोन, ये एक्टिव होता है ज़्यादातर। आपको बता दें एडिनल जो ग्रंथि होती है, ये इस ग्रंथि को हम 4S क्या लिखा है, ये 4S लिखा होगा। क्या कहना सर जी? ये 4S लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया जी? कहना सर जी यह 4S लिखा है। वो 4S/3F कभी कहते हैं। यह आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं? कहना सर जी एडिनल ग्रंथि को। और एडिनल ग्रंथि से एडिनिल नामक एक हार्मोन से निकलता है। और यह हार्मोन जो होता है, यह रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस हार्मोन्स को हम लड़ो मरो हार्मोन्स भी कहते हैं, जो है जीवन रक्षी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या करते हैं? यह जीवन रक्षी हार्मोन्स भी कहते हैं। देखो ये हार्मोन्स क्या करता है, ब्लड को रोकने नहीं देता। वो कहता है भागो 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 भागो, यानी नियंत्रित, यानी जो आपका जो बीपी है ना, वह नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐसा ना हो कि कहीं बीपी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। किस हार्मोन्स के द्वारा बीपी को नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर होगा आपका एडिनिल हार्मोन्स के द्वारा। कौन सा? एडिनिल हार्मोन्स के द्वारा हम बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और जबकि मैंने वहां पर आपको बताया कि थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन से निकलता है, यह भी बीपी को नियंत्रित करता है। दोनों चीजें देखो, ऑप्शन में दो में से एक ही आएगा, या थायरॉक्सिन हार्मोन्स आएगा या एडिनल हार्मोन्स आएगा। दो में से आप देख लेना, ऑप्शन में जो भी हो टिक कर देना, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, जीवन रक्षी हार्मोन्स भी कहते हैं। अधिवृक्क रेनिन तथा हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यह अधिवृक्क से रेनिन हार्मोन्स निकालता है। अधिवृक्क से रेनिन हार्मोन से निकालता है। अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन से निकलता है? कहना सर जी अधिवृक्क से रेनिन हार्मोन से निकलता है। कौन सा? कहना सर जी रेनिन हार्मोन से निकलता है, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अधिवृक्क तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिवृक्क तथा थायराइड दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। आप लोग सर सोच रहे होंगे कि सर जी कंटेंट में तो सच में इतना दम है और आप इसको फ्री में क्यों दे रहे हैं, आखिर इसको फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपको इसका एक महत्वपूर्ण कारण बताना चाहता हूँ। देखो भैया जी, आपको बताऊँ, एक बात को याद रखिएगा आप। देखो, आप अगर एक बात को याद रखेंगे तो जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। कहना सर जी क्या? देखो, मैं उन विद्यार्थियों के लिए यह कोर्स बनाता हूं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वह कहीं ना कहीं 4 से 5-6 हज़ार रुपये फीस दे नहीं पाते। क्या? जो महंगी फीस नहीं दे सकते, वो आ सकते हैं बाहुबली बैच और राम सेतु बैच। क्योंकि बाहुबली बैच का मतलब है आपको बाहुबली बना देना, और राम सेतु बैच का मतलब है क्या? कि ना विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी पर लगा देना। इस प्रकार के विचार रखते हुए यह बैचों को चलाया गया है। और 1 तारीख से आपका बैच होगा लॉन्च, अग्निपथ 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 बैच में मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने का कार्य करूंगा और उसका भी सुपड़ा साफ कर देंगे। और पॉलिटी भी हमसे क्या थर थर कांपने का कार्य करेगी। क्या करेगी? थर थर कांपने का कार्य करेगी। अब इसके बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूं कि रिवीजन ही बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि एक नाम और होता है जिसको मबूट ग्रंथि बोलते हैं। याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यह भाई
चाहे वह थायराइड बोल दें और चाहे वह अब्यूट ग्रंथि बोल दें, आपको समझना होगा कि अगर वह अब्यूट ग्रंथि लिखते हैं तो यह थायराइड ग्रंथि के बारे में ही हमसे पूछने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह गुलाबी रंग की होती है, यह एच आकार की होती है, यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से निकलने का कार्य करता है जो कि हमारे बीपी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा आपको बता दें, आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही ग्रंथि फूल जाती है और हमें घेंगा नामक रोग या ग्वाटर नामक रोग हमें हो जाता है। अगर हम पैराथायराइड की बात कर ले तो इस ग्रंथि में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे पाई जाती है। इनकी संख्या 4 होती है। अगर हम बात करें थाइमस की बात समझिए, थाइमस की बात करें तो यह वक्ष गुहा में यानी छाती में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कहना सर जी जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, यह वक्ष गुहा यानी छाती में पाई जाती है। इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने का और यह केवल सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था तक ही कार्य करती है, क्योंकि 15 वर्ष की अवस्था के बाद हम प्रोटीन को स्वयं ऊपर से खाने लगते हैं। बढ़िया तरीके से आप मैच्योर हो जाते हैं कि नहीं सर हम खुद अपना प्रोटीन को बना सकते हैं अच्छी सब्जियां वगैरह खाने के बाद। इसके अलावा बता दें एडिनल ग्रंथि, तो आपको बता दें कुपोषण की जो शिकायत होती है वह 15 वर्ष से कम जो होते हैं उनको कुपोषण की शिकायत होने लगती है, या 15 वर्ष से ऊपर बच्चों को कुपोषण की शिकायत होने लगती है। कुपोषण में क्या होता है, यदि क्या पता आपका एक हाथ काम ना करे या आपका पैर काम ना करे या फिर एक हाथ का मांस ना बढ़े या दूसरे हाथ का मांस ना बढ़े, इस प्रकार की समस्याएं आपको कुपोषण में देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे एडिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि की। इस ग्रंथि में 4S/3F, इस ग्रंथि को एक नाम और दिया गया है जिसको बोलते हैं 4S/3F भी इसको कहते हैं। यह आपातकालीन ग्रंथि होती है। इसमें एडिनिल नामक हार्मोन से निकलता है। यह रक्त को यानी बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह लड़ो मरो हार्मोन होता है, यह रक्षा करने वाला हार्मोन होता है। अधिवृक्ष से रेनिन हार्मोन से निकलता है। यह रक्तचाप को क्या करता है? कह रहे सर जी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह अधिवृक्क तथा थाइमस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। आज मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, अगर आप इसको ना पढ़ पाए तो जीवन में कुछ मत कर पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दूंगा। बताइए आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, इन चीजों को याद नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। डिटो क्वेश्चन आते भैया जी, बिल्कुल छपे छपाए देखने को मिलेंगे एग्जाम पे। जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे और आप ढूंढेंगे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ हैं, इस प्रकार की कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बाहुबली बैच से पढ़ा हुआ है। बाहुबली बैच का मकसद ही है आपको बाहुबली बनाना। जिस सब्जेक्ट को आप उसमें पढ़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें बाहुबली बनने का ही कार्य करेंगे। इस प्रकार मैं आपको बता दूं, सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण है और सारी चीजें डिटेल में मिल रही हैं। और डिटेल में मिलने के बाद सोने पे सुहागा की बात तो यह है कि ये चीजें सारी फ्री मिलती हैं आपको। कहाँ पर? कहना सर जी ये फ्यूचर एकेडमी XYZ पर हमें देखने को मिलती हैं। बता दें आपको, जो आपका मित्र है और वो पढ़ना चाहता है और वाकई में उसकी परिस्थितियां खराब हैं तो उनको भेज दीजिए ये वीडियो। उनसे कहिए कि सर से पढ़ लीजिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। कहीं पर भी आपको 4,000 5,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है एक सब्जेक्ट की। आपको बता दें, मैंने देखा है दिल्ली के चौराहों पर 5,000 रुपए एक सब्जेक्ट की बच्चे फीस देते हैं और उसको पढ़े जा रहे, इधर से उधर घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे। कितना समय खराब होता है, कितना पैसा खराब होता है आपका, और जीवन में आपको अकेले रहना पड़ता है, कितना संघर्ष भरा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन आपको घर बैठे अगर चीजें, उससे अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं और वो भी फ्री में, सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि नहीं हुई? तो आप लोगों के लिए मेरी बात यही है कि आप लोग याद रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और इसको वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पे अगर आप फोकस करेंगे तो भैया बता रहे कतई कोई कसर नहीं रह जाएगी। क्या? कोई भी कसर नहीं रह जाएगी। आप बस विद्यार्थियों याद रखिएगा, जल्दी से जाइए। क्या करना है? कहना सर जी हमें पता है। क्या कहना सर जी वीडियो को लाइक करना। बिल्कुल भैया जी, याद रखिए देखो मेहनत मैं आपके लिए करता हूं और जब आप लाइक करते हैं तो मैं संतुष्टि होती है और हमारी गुरु दक्षिणा वही होती है। हमें लगता है कि नहीं विद्यार्थी सच में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। तो ध्यान रखें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित होते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि आपका जो बाहुबली बैच है वो डेली का डेली 2 बजे होता है और राम सेतु बैच है वह 4 बजे होता है। बाहुबली बैच आपका बायोलॉजी का है और जबकि राम सेतु जो बैच है वह हिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बढ़िया से।